नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। विल प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि संपत्ति के मालिक की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों में संपत्ति को लेकर कोई विवाद ना हो। लेकिन भारत में अभी भी लगभग सिर्फ 10% लोग ही अपनी विल या फिर वसीयत की प्लानिंग करते हैं। यानी अभी भी हमारे यहाँ विल की प्लानिंग करना लोगों को उतना जरूरी नहीं लगता है और शायद यही वजह है कि अनक्लेम्ड खातों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये परेशानी का सबब भी बन रही है। जानेंगे क्यों जरूरी है विल की प्लानिंग और विल प्लानिंग न करने पर कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी। पंकज जी और प्रवीण दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। विल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, संपत्ति खड़ा करने की बात करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शायद हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हम मेहनत के साथ जिस धन का संचय करते हैं, जिसको आप अपने सामने फलता फूलता देखते हैं, आपके बाद उसका रखवाला या उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, और यहीं पर विल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पंकज जी, क्या हम वाकई विल प्लानिंग को लेकर काफ़ी अवेयर हैं अभी? क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि शायद पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में विल प्लानिंग को अभी भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार प्रवीण जी। स्वाति, देखिए आपने सही कहा कि विल की ही बात नहीं, ओवरऑल हम बात करें सक्सेशन प्लानिंग की, एस्टेट प्लानिंग की, तो इसको लेकर जागरूकता कम है। यानी कि हम पैसे को मैनेज करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसके बाद जो जाने के बाद हमारे जो भी चल अचल संपत्ति है, जो भी असेट्स हैं, वो जो उसके सही हकदार हैं उनके हाथों में जा सके, इसके लिए प्लानिंग जरूरी होती है। और विल या वसीयत उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम वसीयत की बात करें, इसके बारे में तो बिल्कुल अवेयरनेस बहुत कम है, या बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जल्दी क्या है, अभी कर लेंगे। पर उसके अलावा हम ओवरऑल बात करें कि क्या सच में लोग मेरी संपत्ति किसको जाए इसका पूरी तरह से प्लानिंग करना, चाहे वो नॉमिनेशन को लेकर हो या फिर ट्रांसफर हो या ट्रस्ट हो, विल हो, सभी के प्रति जो एक अवेयरनेस है वो भी कम है, या फिर ये कहें कि दिलचस्पी जो है इसको लेकर वो भी कम देखी जाती है। बिल्कुल। तो विल प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति किसको जाए, सही हाथों में जाए, इसको समझना ज़रूरी है। और इसमें प्रवीण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आजकल हम कह सकते हैं जो डेटा भी है, दिक्कत निकल कर आई है, आरबीआई ने संज्ञान लिया है उसका, और तमाम जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उन्होंने संज्ञान लिया है कि किस तरीके से भारत में ख़ासतौर पर अनक्लेम्ड जो खाते हैं, अकाउंट्स हैं, संपत्ति है, उनके नंबर्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत है जो कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने है कि ऐसी संपत्ति का कोई रखवाला नहीं है। और शायद वजह यही रही होगी कि या तो आपने अपने फाइनेंशियल एसेट में नॉमिनी नहीं बनाया या विल प्लानिंग को आपने कभी तरजीह नहीं दी। जी, जी, बिल्कुल स्वाति। एंड अभी जो पंकज जी ने बोला है कि विल प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड स्वाति उसका बिल्कुल ऑपोजिट हमें बेसिकली जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये हमने अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन इन चीज़ों की बिल्कुल नहीं की है। क्योंकि कहीं न कहीं जो हम अनक्लेम्ड एसेट्स देखते हैं, सारे सिर्फ एक नॉमिनेशन मिसिंग या विल मिसिंग की वजह से नहीं है, पर इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बिग चंक जो है, वो इसी रीज़न से है। और जो अनक्लेम्ड एसेट्स हैं इंडिया में, वो मेरे ख्याल से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस टाइम पे ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ के एसेट्स हैं इंडिया में जो अनक्लेम्ड हैं, अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स। अगर हम बात करें ईपीएफ की, म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की, बैंक डिपॉजिट्स की, और 2 लाख करोड़ एक इतना बड़ा फिगर है एक इकोनॉमी इंडिया जैसी, जहाँ पे अपने राइटफुल ओनर्स को वो पैसा मिल सकता था। अगर हम अकेले बैंक के खातों की बात करें तो अराउंड 78,000 करोड़ है जो अनक्लेम्ड पड़ा है, इनएक्टिव अकाउंट्स में पड़ा है। अगर हम ईपीएफ की बात करें तो वहां पे 50,000 करोड़ से ऊपर का धन पड़ा है। एलआईसी अकेले स्वाति, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपको लाइफ कवर देने का और आपकी पॉलिसीज का, उसमें ही 21,000 करोड़ से ज्यादा का रकम पड़ी है। और इसमें भी हम प्राइवेट जितने प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस के, उनको नहीं गिर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक काफी डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे
सिस्टम की रही है। और एक बार अगर आपने इस चीज में आपका पैसा फंस गया, वेदर इट इज डोरमेंट अकाउंट्स या आपकी डेथ हो गई और आपने अपने परिवार वालों को ना उस अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी दी थी, या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल सही नहीं थे, या आपने नॉमिनेशन ही नहीं डाला था, आपने कोई किसी का नाम नहीं ऐड किया, तो स्वाति ये जो प्रोसेसेस हैं ये भी कम्बरसम होते हैं और बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं, उतने जानकार नहीं होते हैं, उन चीजों को क्लेम करना काफी डिफिकल्ट है। और मैं एक जो मेरे हाल ही में, मतलब मेरे सामने ही इसका एक एग्जांपल है। मेरी एक दोस्त है जिनकी मदर की डेथ हुई, उनने अपने बैंक में अपनी डॉटर का नाम नहीं डाला था, जबकि शी इज द ओनली चाइल्ड। और मदर की डेथ को 1.5 साल हो चुका है, अब तक उनको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, जबकि और भी कोई क्लेमेंट्स नहीं है उनकी संपत्ति पे और उनके एसेट्स पे। तो यानी कि विल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उसी का फलस्वरूप है कि क्योंकि ये सब चीजें इंडिया में नहीं की जा रही हैं, कि हम इतने ज्यादा अधिक मात्रा में अभी भी अनक्लेम्ड एसेट्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम्म, पंकज जी, और इसी से थोड़ा ये समझना ज़रूरी है, जब हमने अनक्लेम्ड एसेट्स की बात की, वहाँ पर बहुत समय से चर्चा चल रही है, आपसे भी कई बार इस पर शो पर चर्चा हुई है कि नॉमिनी ना होने के अभाव में जो एसेट्स होते हैं किसको जाएं, या विल ना होने के कारण एसेट्स किसके नाम होंगे, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। और इसलिए हज़ारों करोड़ में ऐसी संपत्ति जो है वो पड़ी हुई है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, खातों में। या तो लेकिन समझना ज़रूरी है, एक तो नॉमिनी और दूसरा एक कानूनी वारिस होना, लीगल हियर होना, जिसको हम विल में जिनका नाम लिखते हैं, दोनों में क्या सर कोई अंतर है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को अपने हर निवेश में नॉमिनी बनाना चाहिए और उससे जरूरत पड़ने पर अपडेट भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उस वक्त शादी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी मदर को नॉमिनी बना दिया, फादर को नॉमिनी बना दिया, लेकिन बाद में शादी हो गई और पॉलिसी चलती रही और हो सकता है कि पेरेंट की डेथ हो जाए जिसको नॉमिनी बनाया हुआ है, लेकिन उसको अपडेट ना करा पाए, तो उस केस में वो इनवैलिड नॉमिनेशन हो गया, वो ऐसा है कि नॉमिनेशन नहीं है। तो इसलिए नॉमिनेशन करना और उसको टाइम पर अपडेट करना, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि नॉमिनेशन और विल में क्या फर्क है। देखिए अब तो वैसे कई जगह पर अमेंडमेंट हो चुके हैं, जहां पर वैसे तो ये माना जाता है कि नॉमिनेशन जो है वो नॉमिनी एक कस्टोडियन है, ट्रस्टी है, यानी कि किसी ने अगर उदाहरण के तौर पर अपने भाई को नॉमिनी बनाया है जबकि उसकी वाइफ, उसके बच्चे अलाइव हैं, तो भाई सिर्फ वो पैसा कलेक्ट तो कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर जो हक होगा वो उस व्यक्ति की पत्नी या बच्चे, जैसा भी केस हो, या मदर, उनका उसके ऊपर राइट होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि नॉमिनी हकदार नहीं बन जाता सिर्फ क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट में, बल्कि वो एक कस्टोडियन या ट्रस्टी के रूप में काम करता है, यानी कि वो कलेक्ट कर सकता है और उसके बाद जिम्मेदारी बनती है कि जो लीगल एयर हैं, जो भी उसके कानूनी हकदार हैं, जो उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन कई जगह पे हमने देखा है कि अभी अमेंडमेंट हुआ, जैसे कि हम बात करें इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट 2015, जिसके अकॉर्डिंग यदि बेनिफिशियल ओनर है, नॉमिनी जो है वो बेनिफिशियल नॉमिनी है, यानी कि जो फैमिली के जो वही मेंबर्स जिनका सच में हक बनता है, जैसे कि बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माँ है, और उनको नॉमिनी बनाया हुआ है, तो उस केस में उसको पूरा राइट मिल जाएगा। तो इसके लिए ऐसे ही हम बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो किसी ने अगर अपने फ्लैट में अपने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है तो यहां पर नॉमिनी को राइट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अलग अलग असेट में अलग नियम है, अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर अगेन वही आता है कि नॉमिनी किसी को बनाया आपने, पर नॉमिनी कस्टोडियन है, वो हकदार नहीं है। लेकिन जो विल होती है वो फाइनल होती है। विल में जिसका भी नाम लिख दिया गया, अगर वो वैलिड विल है तो वो फाइनल होगा, वो सुपरसीड कर देगा एवरीथिंग। किसी ने नॉमिनेशन किसी को बनाया, भूल गया, कुछ भी हुआ, पर विल फाइनल चीज है। तो हर व्यक्ति को नॉमिनेशन तो करना ही चाहिए, बट फिर भी विल बनाने के ऊपर सोचना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई बदलाव हुए, कुछ भी हुए, विल में जो फाइनल होगा वो माना जाएगा। बिल्कुल। और प्रवीण, क्योंकि बात हो रही है कि आप एक अपने उत्तराधिकारी लीगल हेयर का नाम लिखते हैं विल में, क्या वो जो लीगल हेयर है एक माइनर भी हो सकता है,
ये लोगों को काफ़ी बार समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्या एक माइनर को लीगल ईयर बना सकते हैं? और अगर माइनर लीगल ईयर है तो उस केस में फिर क्या नियम होते हैं? जी बिल्कुल स्वाति, आप अपने बच्चे को जो माइनर है आप उसको लीगल एयर बना सकते हैं। अगर आपका चाइल्ड इज लेस देन 18 और हस्बैंड वाइफ अपनी विल बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी जितनी संपत्ति अल्टीमेटली आपके बच्चे को ही चाहे। पर क्योंकि जो चाइल्ड है वो लेस देन 18 है, तो वो अपने आप उस प्रॉपर्टी को या जितनी रकम मिलती है उन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको अपनी विल में एक लीगल गार्जियन को मेंशन करना है कि कौन होंगे जो उनको हेल्प करेंगे और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे टिल द टाइम आपका जो बच्चा है वो 18 इयर्स का हो। एंड अगर अभी हम हाल ही में जो म्यूचुअल फंड में भी हमने देखा है जो चेंजेस हुए हैं और नॉमिनेशन की जो भी प्रक्रिया शुरू हो रही है स्वाति, जो नए रूल्स के हिसाब से, तो वहां पे अगर आपने अपने जो माइनर बच्चे को अगर आपने नॉमिनी बनाया होता है, वहां पे भी आपको मेंशन करना पड़ता है कि वो गार्जियन कौन रहेगा। सो आप डेफिनेटली बना सकते हैं, लीगल एयर हो सकता है आपकी विल में जो बेनिफिशियरी है वो आपका माइनर किड, बट टिल 18 आपको किसी को वहां पे रखना होगा कि उनके कौन देखभाल करेंगे और उसके बाद आपके बच्चे के पास वो संपत्ति आएगी। एंड मेरे ख्याल से अगर आपने किसी को मेंशन कर रखा है अपनी विल में तो बहुत इजी हो जाता है। वरना कोर्ट अपने हिसाब से अपनी समझ बूझ से डिसाइड करेगा कि कौन उस चाइल्ड को हेल्प करेगा उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में जब तक वो 18 के नहीं हो जाते। तो मेरे ख्याल से अगर स्वाति पेरेंट्स से ज्यादा ये बेटर कौन समझ सकता है कि बच्चे के करीबी कौन है या कौन बच्चे का सबसे ज्यादा हित में सोचेगा, तो बेटर होता है कि आप खुद से उस व्यक्ति का नाम वहां पे मेंशन करें। एंड दैट इज वाई ये चीजें लिखनी चाहिए ताकि वहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है और क्लैरिटी रहे। और स्पेशली इन केस ऑफ माइनर किड्स जहाँ पे आपके बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड वाइफ की ट्रैवल जॉब्स हैं, डेफिनेटली दोनों के पास विल होनी चाहिए। ओके। पंकज जी, पूरा प्रोसेस कैसे रहता है विल बनाने का? क्या कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे विल बनाई जाती है? किन के सामने विल बनाई जाती है? उसके बाद पूरी प्रक्रिया क्या होती है? ये थोड़ा लोगों को शायद ज़्यादा मालूम नहीं है। और क्या कोई उम्र है विल बनाने की? लोगों को लगता है कि विल तो काफ़ी उम्र के बाद ही बनानी चाहिए, जब आप काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं तब बनानी चाहिए। क्या ये सच है? देखिए, आपने सही कहा कि विल को लेकर ना अवेयरनेस नहीं है। तो कई बार लोगों को लगता है कि विल बनाने के लिए तो आपको कोई लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी, कोई रजिस्ट्रेशन होगा। बट मैं आपको बता दूं कि एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एक आपकी जो भी विश है, जो आप चाहते हैं, उसे आप एक प्लेन पेपर पे लिखते हैं और दो विटनेसेस की मौजूदगी में यदि उस पर आप साइन करते हैं, यानी कि दो उसके गवाह होंगे जो साइन करेंगे और आप साइन करेंगे उनकी मौजूदगी में, तो ये वैलिड विल हो जाती है। ना आपको उसके लिए स्टैम्प पेपर चाहिए, ना उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और ना ही उसके लिए किसी लॉयर की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि कोई एम्बिग्यूटी ना हो, उसके लिए आप उसको ठीक से लिखें, क्लैरिटी हो उसके ऊपर, तो एक गाइडेंस तो आपको लग सकती है। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कोई आपको लॉयर हायर करना है या स्टैम्प पेपर की जरूरत है, कोई कोर्ट फीस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मैंडेटरी वो क्या है, एक तो 18 ईयर्स की मिनिमम एज, क्योंकि इंडिया में एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स की एज चाहिए होती है। तो जब आप एक विल लिख रहे हैं तो उसके लिए भी 18 ईयर्स की एज मैंडेटरी है। दूसरी बात, साउंड माइंड। जो पर्सन विल लिख रहा है वो अपने होशो हवास में और सही निर्णय लेते हुए वो विल लिख सके ऐसा व्यक्ति हो तो बिल्कुल वो विल लिख सकता है। तो बहुत ही आसान है। यदि कोई सिंपली, आजकल तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको नेट पे मिल जाएंगे, बहुत सारे एआई की मदद से भी आपको ये किया जा सकता है। सिर्फ अगर आप में विल है विल लिखने की तो आप आसानी से विल लिख सकते हैं, और फायदा यही है कि उसके बाद जो भी उसमें आप लिखेंगे वो फाइनल होगा। दूसरी बात यह है कि कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि अभी तो ठीक है, मेरी उम्र ही कितनी है, लिख लेंगे बाद में। लेकिन विल आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, और डेथ से पहले लिखी हुई फाइनल विल जो होगी, लास्ट विल जो होगी, वो फाइनल विल होगी। तो कई बार विल लिखी जा सकती है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत चेंज करना हो अगर विल में, मान लीजिए जिस वक्त विल लिखी उस वक्त आपके पास एक मकान था, फिर एक मकान और हो गया, या फिर हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, तो आप वहां पर उसका एक सप्लीमेंट, जिसे कोडिसिल बोलते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसी विल में आप अमेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर बार नई विल लिखनी है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब आपको लगता है कि अब काफी बदलाव हो गए हैं और आप इसमें दूसरा लिखना चाहिए, फिर आप विल लिख सकते हैं।
तो विल लिखना तो बहुत ही आसान, मैंने कहा कि उसमें 2 विटनेसेस साइन होने हैं, 2 विटनेस की मौजूदगी में आपने साइन करना है, और एक उसमें एग्जीक्यूटर होना भी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर वो होता है जो विल, मतलब कि जो विल लिख रहा है, जिसे हम टेस्टेटर कहते हैं, जो पर्सन विल लिखता है वो टेस्टेटर होता है। तो टेस्टेटर की डेथ होने के बाद जो अपनी विल लिख रहा है उसे कौन इफेक्ट में लेकर आएगा, वो एग्जीक्यूटर होता है। तो एक एग्जीक्यूटर उसमें अपॉइंट कर दें, कोई आप व्यक्ति को, 2 विटनेस आप ढूंढ लें जो भरोसे के व्यक्ति हो, और आप साइन करें। और यदि व्यक्ति जो लिख रहा है विल वो थोड़ा ओल्ड एज का है, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट में लगा ले, ताकि ये बात फिक्स हो जाए कि हाँ वो व्यक्ति उस सही हालत में था उस वक्त पर, कोई जबरदस्ती उससे विल नहीं लिखवाई गई है। तो ये भी एक उसके लिए किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, हालांकि एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 या अमेंडमेंट जो हुआ है 2002, उसके अकॉर्डिंग भी कहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं कहा गया है। पर फिर भी आप अगर ऐसा समझते हैं कि अब उम्र भी काफी हो गई है, शायद ये लास्ट ही विल होगी, ऐसा मान रहे हैं, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा और भी वो इफेक्टिव हो जाती है, यानी कि कोई उस पर शक नहीं करे, या कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में क्योंकि रजिस्टर्ड है तो ये और भी अच्छा माना जा सकता है। तो उसमें पूरा एक कानूनी ठप्पा एक तरीके से हम कह सकते हैं। रजिस्टर ना हो तो नोटराइज करा सकते हैं अपने पास ही के नोटरी ऑफिस में। किसी भी मूल्य के स्टैम्प पर आप वसीयत लिखा सकते हैं। तो ये कुछ और भी उसको पुख्ता करने के तरीके होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद समझना ज़रूरी है कि विल नहीं है तो विल के ना होने के इस केस में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, क्या और इसमें तरीके हैं या क्या क्या कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये समझेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। विल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसकी बारीकियां समझ रहे हैं प्रवीण वाजपेयी और पंकज मटवाल से। प्रवीण, जैसा कि हम केसेस देख रहे हैं, बहुत सारे मामलों में तो विल नहीं बनी होती और उसके बाद कानूनी पचड़े में कई जो संपत्तियां हैं फंस जाती हैं। विल न बनाने के नुकसान क्या है, किस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं ऐसे केस में? जी हाँ, बिल्कुल स्वाति, आई थिंक विल एक कितना इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में कितनी हासिल को रिड्यूस कर सकता है। बिकॉज अगर आपके पास विल नहीं है तो जितने आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनको आप चाहते थे कि उनको आपका राइटफुल जो आपने संपत्ति इकट्ठी की है वो उनको मिले, वो उस चीज को क्लेम करने के लिए, अपने नाम पे लाने के लिए उनको काफी जिसको बोलोगे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है। आपकी इंटरस्टेट सक्सेशन जो हम कहते हैं कि आपकी डेथ हो गई और आपने विल नहीं बनाई थी, तो फिर ये सारा मामला कोर्ट में जाता है और ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आपका जो, आप मान लीजिए कि इस पूरे प्रोसेस को एक आप लेंथी बना रहे हैं अगर आपके पास विल नहीं है। अगर आपके पास विल है तो आपको सिर्फ उसको प्रोबेट कराना होता है। तो विल ना होने से आपका जो एक लीगल चक्कर है वो डेफिनेटली लेंथन हो जाता है। आपका कहीं ना कहीं डिसहार्मनी भी हो सकती है, बिकॉज कहीं पे लिखा नहीं गया है कि जिनकी डेथ हुई है वो किसको क्या देना चाहते थे। तो यानी कि आपके पास ऐसे बहुत क्लेमेंट्स हो सकते हैं, हर को लगे कि शायद मैं ज्यादा करीबी था, मेरे को कुछ हक मिलना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति से किसी को बेदखल भी करना चाहते थे या किसी को ज्यादा अधिकार देना चाहते थे, जिस प्रोपोर्शन में अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे हार्ड वन होने का, फैमिली पे हम देखते हैं कि इमोशनली आपकी एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आ सकता है स्वाति, विच कैन बी वेरी टायरसम अगेन, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा आपके ऐसे टाइम पे ऐसे जो आप चाहते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू किसके पास क्या जा रहा है, क्योंकि वहां की क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपकी इक्वल डिवीजन होनी शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए आपके लीगल लेयर्स में आपके बच्चे आ गए, आपकी वाइफ आ गई। अगर आप चाहते थे कि आपकी डेथ के बाद पहले आपकी वाइफ के पास सब कुछ जाए और उसके बाद बच्चों को जाए, सो दैट मे नॉट बी पॉसिबल अगर वहां पे लीगैलिटी आ जाती है। तो अगर विल नहीं है स्वाति ओवरऑल, तो वहां पे हम एक कहीं ना कहीं एक कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, एक अपनी लाइफ में बहुत लेंदी प्रोसेस इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे। एंड डेफिनेटली जिसको बोलिएगा एक हासिल बहुत लंबा आपकी लाइफ में इकट्ठा हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गौर देने की है कि हम अपनी जब विल बनाते हैं स्वाति, तब हमारे पास जो, अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो जैसे पंकज जी ने बोला कि हम हमारे लीगल लेयर्स होते हैं, तो
वहां पे एक लिस्ट होती है कि आपके लीगल एयर्स वन कौन है, जो क्लास वन है, क्लास टू है। अगर हम किसी को बेदखल करना चाहते हैं, हमें लगता है कि वो आपके साथ अच्छा उनको उनने व्यवहार नहीं किया और आपने ये चीज नहीं लिखी है, तो उनको भी कुछ अधिकार मिलेगा। पर अगर आपने अपनी विल बना दी है तो आप उसमें ऐसी चीजें जोड़ सकते हैं कि आप कंटेस्ट ना करें इस विल को। तो जिस प्रपोर्शन में आप चाहते हैं, मुझे लगता है वहां पे आपको पीस मिल सकती है कि उसी हिसाब से आपका पैसा और आपकी संपत्ति डिवाइड होती है। सो डेफिनेटली आई थिंक आप चाहे बहुत साल जिए हर व्यक्ति, बट एक क्लैरिटी के लिए, एक एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल से एक, जैसे पंकज जी ने बोला, एक बेसिक पेज पे आपको लिख के रखना चाहिए कि आप किस प्रपोर्शन में अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहते हैं, पूरे एसेट्स को। जी बिल्कुल। और एक और जो कानूनी प्रक्रिया है पंकज जी, हम चाहते हैं कि आप इसको ज़रा आसान भाषा में हमें समझाएं। प्रोबेट, विल के इस पूरे प्रोसेस में प्रोबेट की प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल। स्वाति जी, प्रोबेट से पहले थोड़ा टाइम लूंगा, एक दो चीज और बता दूं। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं विल क्यों लिखूं, हाँ। मैं ट्रांसफर क्यों ना कर दूं प्रॉपर्टी, पहले मेरे दो बच्चे हैं उन्हें ट्रांसफर ही कर दूं। तो अंतर ये होता है कि जो विल होती है वो रिवोकेबल होती है। आज मैंने लिखा, कल मैं से बदल सकता हूं, बट ट्रांसफर कर दिया तो वो फिर आप बदल नहीं सकते। तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि जिस वक्त आपके मन में चल रहा है कि किसी को क्या देना है, भविष्य में हो सकता है कि आपका मन बदल जाए, जरूरत के हिसाब से भी ये हो सकता है। तो इसके लिए विल रिवोकेबल है, तो विल बेटर है कि आप लिख के रखें, ना कि असेट को ट्रांसफर कर दें। ये मैंने एक ऐड किया, पॉइंट मुझे याद आया। दूसरी बात आपने बोला प्रोबेट के बारे में। प्रोबेट क्या होता है, हर जगह मैंडेटरी नहीं है। देखिए, आपकी वैलिड विल है, जैसे ही उस व्यक्ति की डेथ होती है विल इफेक्ट में आ जाती है। जो भी असेट ट्रांसफर करने हैं वो विल के जरिए किए जा सकते हैं। विल की कॉपी लगाइए और उसको नोटराइज करा लीजिए कॉपी को, क्योंकि अगर फोटो कॉपी है तो आपको उसको नोटराइज कराना होगा। और फोटोकॉपी जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लगाते हैं वैसे लगा के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसके परिसीमा में जो भी जगह आती हैं, यदि आप यहां रहते हैं या आपके असेट यहां पर हैं, रहते कहीं और हैं, लेकिन आपके जो असेट हैं जिन्हें आप विल के थ्रू किसी और को देना चाहते हैं वो यहां पर हैं, तो इस केस में यहां पर प्रोबेट मैंडेटरी है। बाकी स्टेट में प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है। मैं बताऊंगा कि कराई जा सकती है कराना चाहे तो, लेकिन यहां मैंडेटरी है। यानी कि यदि आपका कोई यहां पर प्रॉपर्टी है और आपने विल में लिखा भी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि विल की कॉपी लगाएंगे, नोटराइज कराएंगे, कॉपी लगाएंगे और वो मानी जाएगी। पहले आपको प्रोबेट कराना होगा। अब प्रोबेट कैसे कराया जाता है, तो आपका जो एग्जीक्यूटर है, जो मैंने कहा था विल लिखते समय, उसमें आप एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे कि भाई मेरे जाने के बाद ये व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा। वो इसे कोर्ट में सबमिट करेगा, कोर्ट ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा, यानी कि वो जो व्यक्ति प्रोबेट दे रहा है वो उसका पेपर में एक ऐड भी देगा। किसी को अगर कोई इस पर कोई आपत्ति है तो आप बताइए, फैमिली मेंबर को आपत्ति है तो बताइए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उसके बाद कोर्ट इसमें उसको सर्टिफाई कर देती है, भाई ये विल जो है ये बिल्कुल सही विल है और इसी के अकॉर्डिंग ये जो असेट्स हैं वो ट्रांसफर किए जाने चाहिए। उसके बाद में वो आप कॉपी लगाएंगे उस प्रोबेट ऑफ विल की, यानी कि जो विल आप कोर्ट द्वारा सर्टिफाई कर दी गई है उसकी कॉपी लगाएंगे और फिर वो असेट ट्रांसफर हो सकते हैं। एक लास्ट में और बात बोलूंगा, प्रोबेट ऑफ विल तो खैर क्योंकि कहीं कहीं पर काम आएगी, हर जगह जरूरत नहीं है। बट अगर आपने विल नहीं बनाई और नॉमिनेशन नहीं है, तो अभी जो प्रबलीन जी बता रही थी उसमें एक बात और ऐड करूंगा कि क्योंकि हमारे इंडिया में हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग एक्ट हैं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, साथ ही इंडियन सक्सेशन एक्ट, तो उस हिसाब से भी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है और उसमें वो भी कोर्ट से आपको लीगल एयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। और डिपेंड करता है, अगर बॉम्बे की बात करूं तो यहां पर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम कई क्लाइंट्स के लिए करते रहते हैं, 1.5-2 साल का टाइम लग जाता है जब आप अप्लाई करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट आने तक। तो इसके लिए यदि विल लिख लें तो ये सारा आपको जो पूरा बाद में प्रक्रिया है नहीं करनी पड़ेगी। कानूनी पत्रों से पहले ही आप बच सकते हैं। वाकई बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो पहले से ही तैयारी करना बेहद जरूरी है। और अंत में प्रबलीन यही आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी बातें अगर हम समझें कि विल प्लानिंग के टाइम पे किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ 3-4 बड़ी बातें जो तमाम दर्शक अब समझ पाए। जी स्वाति, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी लिस्ट रेडी हो कि आपके पास कितने एसेट्स हैं। आपके पास आपके बेनिफिशियरीज की लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप जब लिख रहे हैं तो आपकी कितनी संपत्ति है उसका एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आप कौन बेनिफिशियरीज को बनाना चाहते हैं।
आप जब विटनेस में ले रहे हैं, अगर आप विटनेस में एक अपने दोस्त कोई डॉक्टर हो और एक वकील हो तो बहुत ही अच्छा है, उससे और वैलिडेट हो जाती है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं। और आप चाहें तो उसमें कल को ऑब्वियसली जैसे पंकज जी ने बोला आप अपनी चेंजेस करते रह सकते हैं, पर एक खाता आपका पूरा होना चाहिए, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी आप एक ही साथ वहां लिख के रखिए। तो आप वाइल अगर अभी आप सोचते हैं कि आप थोड़े दिनों में अपनी विल की तैयारी करेंगे, तो आप एक लिस्ट बनाना शुरू करिए अपनी जितनी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल इमूवेबल। और मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर हम रतन टाटा जी की विल के बारे में हम सबने पढ़ा है स्वाति, उन्होंने अपने डॉग के लिए भी प्रोविजन किया था, उनने अपने कुक से लेके अपने बहुत सारे हाउस हेल्प थी जिनके लोन्स को भी वेवर किया था। तो आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीट इंफॉर्मेशन और आपके बेनिफिशरीज की क्लीन इंफॉर्मेशन, अगेन कि कौन है रिलेशनशिप वाइज, आप क्या परसेंटेज में देना चाहते हैं, एंड वहां पे आपके विटनेसेस जो हैं। और डेफिनेटली अगर डॉक्टर एंड वकील हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विल को ड्राफ्ट करते हैं। बिल्कुल। और जिस संपत्ति को बनाने में आप पूरी उम्र लगा देते हैं, मेहनत दिन रात करते हैं, अपने जीवन काल में ही जिन पर आपको भरोसा है सबको कॉन्फिडेंस में लेकर आप उस हिसाब से एक विल बनाइए, विल प्लानिंग कीजिए। कैसे करना है, उसकी बारीकियां क्या है, आपको बहुत ही आसान भाषा में बेहतरीन ढंग से पंकज जी ने बताई और प्रबलीन ने भी समझाया। थैंक यू सो मच दोनों का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।